किसी को तुम दिल दे दो, चाहे किसी को जान, जाते जाते जाने जाना कर दो ये एहसान। चाहे किसी को तुम दिल दे दो, चाहे किसी को जान, जाते जाते जाने जाना कर दो ये एहसान। हाथों से मुझे दे दो ज़हर, अपने हाथों से मुझे दे दो ज़हर, अपने हाथों से मुझे दे दो ज़हर, अपने हाथों से मुझे दे दो। मित्रों नमस्कार, मैं YSB के फॉर न्यूज़ पावर। वेलकम टू न्यूज़ पावर। मित्रों, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। क्यों बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश 2012 से 17 तक अखिलेश का मुख्यमंत्रित्व काल देखा है। आप सब ने देखा है कि अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए और बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या क्या किया, उसका खाका आप सबके सामने है। फिर भी विकास की एक नई बुनियाद भरने के बावजूद, जिनके विकास के रोड मॉडल की तुलना अमेरिका के रोडों से की गई, उसके बावजूद भी विकास पर चर्चा और विकास पर चुनाव लड़ने के बावजूद विकास हार गया और धर्म जीत गया। धर्म की धर्मांधता में कितनी ताकत है? जनता उसे क्यों पसंद करती है? क्या जनता को अपना रोजगार नहीं चाहिए? बच्चों का भविष्य नहीं चाहिए? बच्चों की सुंदर शिक्षा की व्यवस्था नहीं चाहिए? उन्हें विकास के सुंदर रास्ते नहीं चाहिए? उन्हें अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए रोजगार नहीं चाहिए? क्या उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की सुंदर व्यवस्था नहीं चाहिए? क्या क्यों उनकी पहली प्रायोरिटी का पसंद नहीं बनती? लेकिन धर्म उनकी पहली प्रायोरिटी, मंदिर उनकी पहली प्रायोरिटी, आतंक, हिंसा, अन्याय उनकी पहली प्रायोरिटी क्यों बनता है? उत्तर प्रदेश 2022 का सीएम दोबारा चुनने जा रहा। उसे पता है कि 12 से 17 का सीएम मिस्टर अखिलेश कैसे थे। उसे पता है कि 17 से लेकर 22 तक के सीएम मिस्टर योगी कैसे थे। दोनों के किए हुए कार्यों की तुलनात्मक अध्ययन करने का आंखों देखा हाल है इस जनता के पास। अब फैसला करना है और हम सबको मिलकर ये सोचना है कि जनता क्या पाएगी और जनता क्या खोएगी। क्या एक बार भी धर्मांधता की आग में जनता झुलस कर अपने बच्चों का भविष्य न्यौछावर कर देगी, आहूत कर देगी, या अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने बेटों बेटियों का रोजगार सुरक्षित करने के लिए, अपने प्रदेश के विकास को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, उसके मेडिकल सुविधाओं का अंबार लगाने के लिए, शिक्षा का अंबार लगाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं की स्थापना करने के लिए, रोडों का जो है क्वालिटी ओरिएंटेड रोडों की, जो अमेरिका के वास्तव में जो रोडों का एग्जाम्पल अखिलेश जी ने दिया था, क्या उन रोडों को दोबारा गांव-गांव गलियों तक पहुंचाया जाए? उस तरह की अच्छी क्वालिटी के रोड हर शहर हर कस्बे में हों, ऐसी सुविधाओं का अंबार लगे। क्या ऐसे रोड को छोड़ करके हम धर्म संसद के रास्ते पर चल करके, जहां आतंक और अन्याय की बातें की जाती हैं, जहाँ हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने और जातियों में विभाजित कर उनको गुलाम बनाए जाने की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की योजनाएं बनाई जाती, जहाँ राम कृष्ण और शिव को छोड़ करके सावरकर को भगवान बनाया जाता, ऐसी धर्म संसद के लोगों का साम्राज्य स्थापित करना है? क्या यह जनता ये चुनेगी? क्या ऐसे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम करके उस समाज को, जिसने देश को बनाया है, देश के बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उसको सांप्रदायिकता के आधार पर उसे खत्म करने वाले आतंकियों को, आतंकी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए क्या उनको प्रमोट किया जाएगा? क्या उनको सत्ता में दोबारा स्थापित किया जाएगा? जिन्होंने जानवरों को तक अत्याचार किया, जानवरों पर ये आज प्रताड़ित हो रहे हैं। जानवर लोकसभा, विधानसभा हर जगह पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके कानूनी व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई कि न तो उनको खाने की व्यवस्था, न उन्हें रहने की व्यवस्था है, न उनको जीने का अधिकार है। ऐसे कैसे, जब जानवर और इंसान के बीच का फर्क खत्म होता जा रहा है, जानवरों को इंसान और इंसान को जानवर हत्यारा बनता जा रहा है, व्यवस्थाएं चूर चूर हो रही हैं, प्रशासक खुद हत्यारे बन रहे हैं। उनके शहर में कोई उनका शहर देखने आता है तो वो गेस्ट हाउस या फिर रेस्टोरेंट या फिर किसी हॉस्टल में घुसकर उनको गोली मार देते हैं। क्या इस वर्दी का मतलब यही रह गया? उस पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मतलब अन्याय, अत्याचार और असहयोग को बढ़ावा देना?
क्या ये वर्दी की व्यवस्था इसीलिए स्थापित की गई? क्या यह गुलामी की वर्दी है या प्रशासनिक सुरक्षा की वर्दी है? ये कौन तय करेगा? ये किस लिए क्या हम गुलामी की व्यवस्थाओं में जकड़े रहने के लिए चुनाव चुनते हैं? नहीं, फैसला करना होगा। हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करे, हमारे नौजवानों को रोजगार दे, बुजुर्गों के रहने के लिए उनके पेंशन की व्यवस्था करे, जो बिजली पानी और जो है रोजगार की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं निःशुल्क करे। ऐसी संस्थान को बनाने वाला, ऐसे संस्थानों को चलाने वाला एक ऐसा महान योग्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में जाना और समझा जा सके। पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों के चलते चलते गए पांव फूल, इसलिए पूरी यूपी की जनता उन तमाम मजदूरों को जो देखा है वो चटाकर रहेगी योगियों ओवैसी के लिए या योगियों मोदी, इन सबों को धूल। सीएम योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने की जरूरत है। फकत सेकुलर मिजाज भैया अखिलेश को अब सीएम बनाने की जरूरत है, और जरूरत है कि फिर सारे सेकुलर आवाम एक हो जाए। लखनऊ का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। बलिया का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। सहारनपुर का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। बरेली का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। बनारस का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है? कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। चंद्रशेखर जी हो या ओवैसी साहब हो, लेक्चर देने के तो आदी हैं, और सही बात यह है कि इन लोगों के तुफैल या इन लोगों पर जनता मर मिटती है, ऐसा नहीं है। तिरंगा मेरी जान है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की शान है, और साइकिल समाजवादी पार्टी की पहचान है, और वहाँ यूपी की जनता अखिलेश यादव पर पूरी तरीके से कुर्बान है, और देश मेरा हिंदुस्तान है, आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। ये वही अश्विनी उपाध्याय का चेहरा है जिसे आप देख रहे हैं, जो देशद्रोही नारे लगवाया था जंतर मंतर पर। और जब जंतर मंतर पर इसके देशद्रोही नारे पर अटैक पुलिस ने किया, तो फिर ये गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, ये तो मेरे लोग हैं ही नहीं, जबकि उनको भाड़े पर पैसा दे करके इस आदमी ने बुलवाया था पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की योजना के साथ। अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो आरएसएस के हिडन प्रवक्ता और बहुत ही स्ट्रांग प्रवक्ता हैं, उन्होंने ही पूरी योजना बनाई थी पीठ पीछे से, और उन्होंने अपने आप को वहाँ पर कोलैप्स किया और इसको आगे करके जेल तक भिजवा दिया। इस आदमी को अपनी परिवार चलाने की जब वकालत चलती नहीं, तो भाजपा की दलाली एकमात्र इसका आश्रय है, और उसी की दलाली के तहत जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को सरकार गिरती हुई नज़र आ रही है, उसकी सरकार बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की एक दुर्भावना भरी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल पेज पे डाले, फेसबुक पेज पे उसको ट्वीट करे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करे और एक न्यूज चैनल पे पब्लिश करे। और जो पॉलिटिकल पार्टियां ये 5 कार्य नहीं कर रही हैं, अपराधियों का ब्यौरा अपने वेबसाइट पे नहीं डाल रही है, न्यूज चैनल पे नहीं डाल रही है, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर रही है, ट्विटर पे नहीं शेयर कर रही है, फेसबुक पेज पे नहीं शेयर कर रही है, उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। इस सुर्खीजीवी दलाल को सुर्खियां चाहिए तो अच्छा है, पार्टी से अच्छी दलाली के फीस भी मिल जाएगी। कारण है कि सपा को यदि रोक दिया जाए तो संभवतः बीजेपी को जीता जा सकता है, क्योंकि उसके सामने फिर तो कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। बस यही है लक्ष्य इनका। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, तो ऐसी क्या दलील दे दी है एडवोकेट एमएल शर्मा ने। जी हां, एडवोकेट एमएल शर्मा एक निजी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दलील दी, उन्होंने बहस हुई, और बहस के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.वी. रमन्ना इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए। वो सुनवाई कब की जाएगी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी दलील क्या है ये आपको जरूर जाननी चाहिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा है 61A। कौन सी धारा है?
जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत हमारे देश में चुनाव होते हैं, लोग चुने जाते हैं, पूरी प्रक्रिया उसी के तहत चलती है। पूरा ये जो है अधिनियम एक्ट बना हुआ है। इसकी धारा 61A के तहत देश में मतदान का जो रूप है वो बदला गया था। बैलेट पेपर की जगह ईवीएम लागू की गई थी, यानी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 61A के तहत अब जब फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि अब बैलेट पेपर से मतदान नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, अब ईवीएम से वोटिंग होगी। अब ML शर्मा का ये कहना है कि ये जो बदलाव किया गया है, ये जो नया प्रावधान लागू किया गया है, इसे संसद से तो मंजूरी दिलवाई नहीं गई, ली नहीं गई इसके लिए संसद से मंजूरी, यानी ना तो लोकसभा में आया, ना राज्यसभा में आया, ना राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिली है। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं और ये प्रावधान लागू करके ईवीएम लागू कर दी गई। तो ये तो असंवैधानिक है। जिसको संसद ने मंजूरी ना दी हो उसके जरिए चुनाव कराया जाना, ये तो असंवैधानिक है। इनकी इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने काबिल गौर माना है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। देखना दिलचस्प होगा जब सुनवाई होगी और सरकार के धुआंधार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पे पहुंचेंगे, जो कहते हैं लॉकडाउन में कोई ना मरा जी, घर जाते हुए कोई ना मरा, कोई कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई भूख से नहीं मरा, तमाम चीजों को नकार देते हैं। वो जब वहां पहुंचेंगे तो वहां जाके वो किस तरीके की दलील देंगे और क्या ये जो दलील है एडवोकेट ML शर्मा की तब भी सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगी या खारिज हो जाएगी। भाजपा की दलाल राजनीति का दुष्परिणाम भाजपा को ही खत्म कर रहा है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से खत्म हुई है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके विनाश लीला का अंतिम इतिहास लिखे जाने का, जिस पर उसकी खुद की अराजकता का, खुद के तानाशाही का, खुद के अत्याचार का, प्रशासनिक फेल्योर का, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का, राजनैतिक हत्याओं का, ऐसा बलात्कारी सिस्टम का दुष्परिणाम झेलना होगा और अवश्य झेलना होगा। 24 ने उसको बताया भी है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 176 सीटें आई हैं इसके अंदर। अब आप देखिए, मैं अलग अलग करके आपको बता रहा हूं। शिवसेना ने 174, एनसीपी ने 182 और कांग्रेस ने 118 यानी कि 118 और अदर्स ने 122। इन तीनों को अगर मिला लिया जाए जो इनका गठबंधन महाराष्ट्र सरकार में है, 174, 182, 118, 300, 350, 400, 500, 550, 600, यानी कि लगभग 1/3 सीटें शिवसेना और कांग्रेस आई ने निकाल दी हैं और वहां भारत चाहे किसी को तुम दिल दे दो, चाहे किसी को जान, जाते जाते जाने जाना कर दो ये एहसान। चाहे किसी को तुम दिल दे दो, चाहे किसी को जान, जाते जाते जाने जाना कर दो ये एहसान। हाथों से मुझे दे दो जहर, अपने हाथों से मुझे दे दो जहर, अपने हाथों से मुझे दे दो जहर, अपने हाथों से मुझे दे